आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है भारतीय बाजारों का और देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स जैसे कि यूटीआई, रिलायंस म्यूचुअल फंड और कोटक ग्रुप में जैसे बड़े संस्थानों में काम करने का अनुभव है। जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज में भी आपने मास्टर्स किया है। कुंज बंसल साहब का करते हैं स्वागत। सर सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को सर बहुत बहुत बधाइयाँ, नए साल की शुभकामनाएं सर। जी, आप सभी को भी शुभकामनाएं, दर्शकों को भी। पहले बाजार के आउटलुक को लेकर आपसे बात करेंगे। इस वक्त ज्यादा चर्चाएं ग्लोबल मार्केट्स की हैं। हमारे यहाँ एक्शन कम है, बाहर ज्यादा है और ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ भी है। क्या 2023 में आप हालात सुधरने की उम्मीद करते हैं या फिर चुनौतियां बनी रहेंगी? तो ऑब्वियसली हमको 2023 का व्यू लेने के लिए कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, हमेशा ही वही करना पड़ता है। तो एक दो तो हमारे दर्शकों को याद दिला दूं, सबको मालूम ही होता है कि हम 14 महीने से फ्लैट रिटर्न में हैं। अक्टूबर 2021 में हम करीब 18,500 निफ्टी पे थे। अभी नवंबर एंड या दिसंबर की पहली तारीख को 18,700, 800, 900 पे गए और वहां से अभी 18,000 वापस है। तो 14 महीने में हम फ्लैट रिटर्न पे हैं और 14 महीने में इकोनॉमी ग्रो हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई है। कंजर्वेटिव बेसिस पे भी हम मान के चलें तो करीब 6% का जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। पर उसी 14 महीने में ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया है, इनफैक्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस आया है बहुत जगह। तो ये एक सबसे बड़ी चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमने सर्टेनली ग्लोबल कंपैरेटिव टर्म्स में आउट परफॉर्म किया है। अब उस आउट परफॉर्मेंस का क्या रीजन है, उसके लिए अगेन हम मैक्रो फैक्टर्स देखें तो इन्फ्लेशन सारी दुनिया को हर्ट किया है, हमको भी किया है, बाकी जगह भी किया है। बट इंडिया में जो अच्छी बात रही है कि इन्फ्लेशन के बावजूद ग्रोथ होती रही है। वो ग्रोथ हम बाकी दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज में देखेंगे तो नहीं हुई है। ऑब्वियसली उसमें यूएस और यूरोप दो मेन है, चाइना और जापान को भी हम ले सकते हैं उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि इन्फ्लेशन कॉमन सब जगह है बट ग्रोथ कॉमन नहीं है। इंडिया में ग्रोथ भी रही है और उस वजह से आउट परफॉर्म इंडिया का मार्केट किया है। अब अगर हम 2023 की तरफ चलें तो मुझे लगता है कि एक तो वैल्यूएशन है जो अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे या एकदम बार्गेन स्क्रीनिंग बाय लेवल पे नहीं है, जो एक्चुअली कभी भी नहीं होते इंडियन मार्केट में, पर फिर भी पहली बात ये। दूसरा, मैं बोल रहा हूं कि हम ऑलरेडी एक 14 महीने की ग्लोबल कंपैरेटिव टर्म्स में आउट परफॉर्मेंस पे बैठे हैं। और तीसरा, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स का कुछ क्लैरिटी नहीं है तो ग्लोबल फ्लोज आने की सर्टेनिटी नहीं है। हमने देखा है कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो मुझे लगता है इन तीनों फैक्टर्स के चलते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद, मतलब ऐसा जनरली कहते नहीं है, सब लोग पॉजिटिव आउटलुक देना और सुनना पसंद करते हैं, बट मुझे लगता है रियलिस्टिक होते हुए एक रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे लगता है 2023 में हमारे इंडियन मार्केट का रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट ऑफ मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सेक्टोरल और स्टॉक। तो मेरा आउटलुक ये है कि बहुत ज्यादा तेजी अभी इमीडिएट यहाँ से दिखती नहीं है। रेंज बाउंड मूवमेंट की उम्मीद में हमें रहना चाहिए। तो कुंज सर, ये समझे फिर रेंज बाउंड मार्केट में कि ऊपर में नया हाई 19,000 के पार नहीं निकलेंगे, नीचे में 15,200 से जब हम घूम के आए, क्या ऐसी एक किस तरह की रेंज आप देख रहे हैं सर? जी हाँ, तो मुझे लगता है कि हम नीचे में क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल फैक्टर्स की क्लैरिटी नहीं है और ग्लोबल एफआईआईज का कंटिन्यूअस वन वे इनफ्लो आता हुआ मुझे अभी नहीं लग रहा है। आजकल तो इकोनॉमीज और मार्केट्स और फैक्टर्स इतने फटाफट बदलते हैं कि महीना, 2 महीना या पहला क्वार्टर एंड होने तक हो सकता है काफी सारी सिचुएशन चेंज हो जाए। हम लोग रिजल्ट सीजन में भी आ जाएंगे। बजट, हालांकि जीएसटी आने के बाद से उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और होनी भी चाहिए, एक्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, फिस्कल डेफिसिट, इनकम टैक्स कलेक्शन वगैरह, तो वो आ जाएगा। तो दो तीन बड़े फैक्टर पहले एक क्वार्टर में ही आ जाएंगे, मॉनसून के आउटलुक की क्लैरिटी आ जाएगी। पर फिर भी उनको अभी एक तरफ रखें तो ग्लोबल नंबर्स आते हुए नहीं दिखते हैं, एफआईआई इनफ्लो आते हुए नहीं दिखते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि ऊपर की तरफ 10-12% का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। नीचे की तरफ हो सकता है, यहां से करंट लेवल से हम आराम से 10 से 15% की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन कहीं सेलिंग आ गई, डिपेंडिंग ऑन वापस अगर ग्लोबल क्रूड प्राइस बढ़ गया, तो 10 से 15% का डाउनवाइड करेक्शन हो सकता है। तो टोटल रेंज को हम दोनों प्लस और माइनस की तरफ हम माने तो मुझे लगता है कि 17-18% का रेंज प्लस माइनस में बाजार का रह सकता है। ओके, परफेक्ट। तो ये मार्केट की रेंज रहेगी। आपने कहा भी कि रेंज बाउंड मार्केट भी खराब नहीं है, मौके बहुत देता है। ये मौके कहाँ ढूंढने हैं, कहाँ, कौन सी थीम, सेक्टर, स्टॉक्स आपको पसंद है? जी, तो
क्या हुआ है कि अभी हालांकि रीसेंट निफ्टी 18,800 900 के हाई से हम 18,000 पे हैं, जो खाली 5% करेक्शन है। पर अगर हम पिछले 6 महीने का बाजार लें, हम सितंबर में लो पे थे, फिर वहां से नवंबर एंड तक ऊपर में गए और वहां से अभी वापस 5% का करेक्शन है। तो 6 महीने में काफी करेक्शन अच्छे ग्रोइंग सेक्टर्स में हो गया है। तो उनमें मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जैसे कैपिटल गुड्स है, मुझे लगता है वहां पे जिस हिसाब से कुछ इंडस्ट्रीज से ऑर्डर बुक पास ऑन हुई है कैपिटल गुड कंपनीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज से पास ऑन हुई है, केमिकल सेक्टर्स में अभी भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, रोड्स एंड हाईवेज में गवर्नमेंट का काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आपका ग्रीन एनर्जी में काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो उनकी जो ऑर्डर बुक्स कैपिटल गुड्स कंपनी को पास ऑन हुई है, उसका क्लियरली सितंबर में भी दिखा था, दिसंबर और मार्च क्वार्टर में टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगा। सितंबर के अलावा फायदा ये हो जाएगा कि कमोडिटी प्राइसेस आपके सारे करेक्ट हुए हैं, मेटल्स, आयरन, स्टील, निकल, ऑफ कोर्स ऑयल, तो वो सीक्वेंशियली मार्जिन इंप्रूवमेंट में दिसंबर और मार्च में दिखना चाहिए। और प्राइसेस करीब 15 से 20% करेक्शन हो गए हैं। तो कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी दूसरा ऐसा सेक्टर है। तो मुझे लगता है इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इन्वेस्टर्स को, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मार्केट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को एक तरफ रखते हुए मिल सकती है। परफेक्ट है। तो ये है वो सेक्टर्स जहां पर आपको रखना है फोकस, और कहीं से सावधान या दूरी बनानी चाहिए सर? तो क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं कि मेटल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है ये दो सेक्टर की कंपनीज हैं जिनमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। मेटल सेक्टर की कंपनी, फेरस एज वेल एज नॉन फेरस, और ऑयल सेक्टर की कंपनीज। क्योंकि भले इंडिविजुअली क्वार्टरली बेसिस पे या सस्टेनेबल बेसिस पे इन कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल्स काफी इंप्रूव किए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, लॉस में तो सर्टेनली नहीं जाती हैं, पर फिर भी मार्केट का एक सेंटिमेंटल लिंक है कि जब कमोडिटी प्राइसेस चलते हैं तभी कमोडिटी कंपनीज के स्टॉक चलते हैं, और जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं तो इन कंपनीज के स्टॉक नीचे आते हैं। तो मुझे लगता है मेटल्स और ऑयल्स की कंपनीज हैं जहां अंडर परफॉर्मेंस हमको कंटिन्यूस देखने को मिल सकती है, बट ये ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनती रहेंगी। शॉर्ट टर्म मार्केट अप डाउन के साथ इनमें ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा निवेश का माहौल जहां पर आपको फोकस करना ऑटो एंसिलरी कैपिटल गुड्स, और रहना है दूर ऑयल और मेटल से। कुन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार का आउटलुक 2023 के लिए बताने के लिए। थैंक यू सर।